मुकदमा हो चुका है, आपको जानकारी में देने आया। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो गया है मुकदमा, केस फाइल हो गया है। 27 सितंबर उसकी तारीख है, उस दिन बहस होगी, आपको सूचना मिलेगी अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से। कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ने नोटिस दे दिया सरकार को। कोर्ट का नोटिस सरकार को गया है कि आप जल्दी से बताइए किस किस के खाते हैं, किस किस का पैसा। सरकार इस समय घबराई हुई है। घबराई क्यों हुई है? जिनके खाते हैं, जिनका पैसा है, उनके समर्थन पे सरकार टिकी हुई है और चल रही है, तो उनकी घबराहट इस बात से है। अब कोर्ट का डंडा अब सरकार पे पड़ेगा, और कोर्ट जब सख्ती करेगा तो सरकार को भी ये काम करना पड़ेगा। सरकार ने अभी एक पत्र भेजा है स्विट्जरलैंड में, वहां से बात आई है, और स्विट्जरलैंड सरकार पता है क्या कह रही है? भारत सरकार ने पत्र इतना कमजोर लिखा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरा पत्र भेजो, ताकतवर पत्र भेजो, ताकि हम वो बता सकें कि किसका कितना पैसा है। लीचेस्टन नाम के एक देश में पैसा है, वहां से पत्र आ गया है कि हम भारत सरकार को सब माहिती देने को तैयार हैं, आप हमसे पूछो किसका कितना पैसा। और अमेरिका नाम का देश हमको कह रहा है कि आप इसकी लड़ाई लड़ो, मैं आपका साथ देने को तैयार। क्योंकि जो बराक ओबामा इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने ये काम किया है अपने देश में। आपको मालूम है, बराक ओबामा ने राष्ट्रपति बनने के बाद जितना पैसा स्विस बैंक में था अमेरिका के भ्रष्ट लोगों का, वो सब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया था। 19,740 खाते पकड़े गए अमेरिका के स्विस बैंकों। वो सारा पैसा $470 अरब निकला, वो पूरा अमेरिका को वापस आया। तो अमेरिका ने अगर किया तो भारत भी कर सकता है। और बराक ओबामा कह रहा है कि मैं भारत की मदद करना चाहता हूं। एक बार किसी ने पूछा बराक ओबामा से, तुम भारत की मदद क्यों करना चाहते हो? तो कहता है कि भारत मेरे नेता का देश है। तो किसी के समझ में नहीं आया मेरे नेता का मतलब क्या होता है। तो उसने कहा जिसको मैं नेता मानता हूं उसका देश है भारत। तो किसको मानते हो? तो उसने कहा महात्मा गांधी। बराक ओबामा की मेज पर महात्मा गांधी की फोटो है और उसके घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। जब उसने चुनाव लड़ा था तो हनुमान जी की प्रतिमा भारत से मंगाई थी, उसको मंदिर बना के स्थापित किया उसने अपने घर में। बराक ओबामा आधा क्रिश्चियन है, आधा मुसलमान है, लेकिन बजरंगबली का भक्त है। महात्मा गांधी का चाहक है। तो कहता है कि बजरंगबली और महात्मा गांधी का देश है भारत, इसलिए मैं मदद करना चाहता हूं। वो तैयार है। वो भारत सरकार को कई बार कह चुका है कि अगर स्विट्जरलैंड की सरकार कुछ गड़बड़ करे तो मुझे बताओ, क्योंकि उसने अभी स्विट्जरलैंड की सरकार का स्क्रू टाइट करके पैसा निकलवाया। तो बराक ओबामा मदद करना चाहता है तो हम मदद ले सकते हैं, और वो ना भी करे तो हम अकेले भी कर सकते हैं। हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करके भी ये पैसा ला सकते हैं। हम स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके भी ये पैसा ला सकते हैं। स्विट्जरलैंड है कितना बड़ा देश, छोटा सा। आर्मी उसके पास नहीं, एयरफोर्स उसके पास नहीं, नेवल फोर्स उसके पास नहीं, पुलिस उसके पास नहीं। थोड़ा अगर हम टाइट कर दें 1 मिनट में दे देंगे वो सारा पैसा। तो इसलिए दादागिरी करके भी ला सकते हैं, कानून से भी ला सकते हैं, संसद की मदद से ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मदद से ला सकते हैं। रास्ते बहुत हैं, पैसा ये लाना है 110 लाख करोड़। फिर आप बोलेंगे इसका करना क्या है? करना क्या है? देश का विकास करना है, जो नहीं हुआ 62 साल। तो 110 लाख करोड़ में क्या क्या हो जाएगा? छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं। हिंदुस्तान में 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में 100 उद्योग हम लगाएं। 100 उद्योग हर गांव में। इसको ध्यान से सुनिएगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 उद्योग हर गांव में लगाएं तो मात्र 10 लाख करोड़ का खर्च होगा। और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। आप बोलेंगे कौन कौन से 100 उद्योग? हमारे भारत में 2 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां कपास पैदा होता है। जहां कपास पैदा होता है वहां सूत बन सकता है, जहां सूत बन सकता है वहां खादी वस्त्र बन सकता है। तो खादी वस्त्र निर्माण का उद्योग हर देश के, माने भारत देश के 2 लाख गांव में चल सकता है। और उनमें जो खादी बनेगी वो सब हम भारतवासी खरीदकर उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी भारत में 1% लोग खादी खरीदते हैं। अगर 100% लोग खादी खरीदें
तो 2 लाख गांवों में बनने वाली सारी खादी बिक जाएगी और 15 करोड़ भारतवासियों को उससे रोजगार मिल जाएगा। आप बोलेंगे हम खादी क्यों खरीदें? खादी इसलिए खरीदिए कि उसका उत्पादन करने वाला शेतकरी जो कपास उत्पन्न करता है। खादी इसलिए खरीदिए कि कपास उत्पन्न होने से सूत बनता है, सूत बनने से कपड़ा बनता है। वो कपड़ा आप खरीदेंगे तो पैसा किसी शेतकरी के घर में जाता है। आप ये मानते हैं कि विदर्भ के शेतकरी आत्महत्या ना करें, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप खादी खरीदें, क्योंकि विदर्भ में सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है और कपास पैदा करने वाला ही शेतकरी सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है, क्योंकि कपास का भाव नहीं मिलता। भाव क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कपास के बने हुए खादी की बिक्री नहीं है। और बिक्री क्यों नहीं है? क्योंकि आप टेरिलिन, टेरिकॉट, शिफॉन, जॉर्जेट पहनते। ये टेरिलिन, टेरिकॉट, शिफॉन और जॉर्जेट आप खरीदेंगे, सारा पैसा धीरूभाई अंबानी के खाते में जाता है। करोड़पति को 10 करोड़पति आप बना रहे हैं, 10 करोड़पति को अबजपति बना रहे हैं। क्या आप सेवा कर रहे हैं देश की? कोई भी सिंथेटिक कपड़ा आप खरीद रहे हैं, पैसा अंबानी बंधुओं को ही मिलेगा। और अंबानी बंधुओं की 1 मिनट की इनकम 20,000 रुपए है। आप उस 20,000 को और 30,000 बना रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं देश? जो भूखा मर रहा है शेतकरी, उसकी सेवा करिए, उसके घर में पैसा दीजिए। और उसकी सेवा करने का एक ही रास्ता आपके पास है कि आप खादी खरीदिए। और खादी इसलिए खरीदिए कि खादी महात्मा गांधी ने पहनी, खादी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहनी, खादी इस देश में भगत सिंह ने पहनी, खादी इस देश में चंद्रशेखर आजाद ने पहनी, खादी इस देश के क्रांतिकारियों का कपड़ा है, खादी इस देश के क्रांतिवीरों का कपड़ा है। मैंने एक दिन सोचा कि एक एक 2-2 कपड़े भी खादी के खरीदने लगे हम। हमारी तौलिया, हमारा रूमाल, हमारा एक कुर्ता, एक पजामा, ऐसे ही थोड़े थोड़े कपड़े खरीदने लगे तो करोड़ों मीटर खादी बिक सकती है इस देश में और 2 लाख गांवों में उद्योगों की स्थापना हो सकती है। दूसरा एक उद्योग इस देश में हर गांव में हो सकता है। वो क्या है? भारत में लगभग 1,75,000 गांव हैं जहां गन्ना पैदा होता है, ऊस पैदा होता है और उस ऊस से हम गुड़ बना सकते हैं और वो गुड़ हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे साखर का क्या करें? साखर का एक्सपोर्ट करो, गुड़ का इस्तेमाल खुद करो। साखर खाने में अच्छी नहीं है, गुड़ सबसे अच्छा है। साखर और गुड़ का अंतर बता देता हूं 1 ही मिनट में। आप खाना खाइए, मान लीजिए आप 400 ग्राम खाना खाते हैं एक बार में, इससे ज्यादा कोई खा नहीं पाता। 400 ग्राम खाना खाया और 10 ग्राम गुड़ खा लिया आपने भोजन के बाद, तो 400 ग्राम खाने को वो 10 ग्राम गुड़ पूरा हजम करा देगा, पचा देगा। इतनी ताकत 10 ग्राम गुड़ में है। और अब इसका उल्टा बता देता हूं। आपने 400 ग्राम खाना खाया और उसके पीछे से 1 चम्मच साखर आपने खाई, तो 1 चम्मच साखर को पचाने में वो 400 ग्राम भोजन की पूरी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, फिर भी वो पचेगी नहीं आपको। इतना अंतर है साखर और गुड़ में। इसलिए खाना है तो गुड़ खाइए, साखर बंद करिए। तो आप बोलेंगे फिर ये साखर कारखानों का क्या होगा? ये चलाएंगे हम, विदेशों में बेचेंगे साखर को, जिनको खानी है खाएं, मरना है मरे, हमसे क्या, ले लो। डायबिटीज में मरो, हार्ट अटैक में मरो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के मरो, हमको क्या, लेना है ले लो। फिर उनको जागृति आ जाएगी, विदेशों में भी जागृति आएगी, तो फिर वो साखर नहीं गुड़ मांगेंगे। तो अच्छा है, सब कारखाने बंद करके गुड़ बनाएंगे हम, तो सारी दुनिया को खिलाएंगे, हम खुद खाएंगे। आपको मालूम है साखर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। गुड़ बनाने के लिए छोटे से प्रोजेक्ट में हो जाता है, बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता, करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते, बहुत आसानी से हो जाता है। और कोल्हापुर, सतारा, सांगली के सब शेतकरी गुड़ बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो हजारों साल से बनाकर इस्तेमाल करते रहे। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज है जो सारी दुनिया को हम खिलाएं, तो बात ही कुछ और है, वो है काकवी। आपको सुनकर हैरानी होगी, वो गुड़ से भी अच्छी है। गुड़ तो अच्छा है ही, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करके दिया वो बताया काकवी गुड़ से भी 100 गुना अच्छी है। और काकवी बनाना तो सिर्फ शेतकरी जानता है। इसका माने टेक्नोलॉजी उसके हाथ। हम अगर उसको प्रमोशन करें, गांव गांव में जहां भी ऊस उत्पन्न हो रहा है वहां काकवी बने,
बोतल में बंद करके अच्छी पैकिंग करके सारी दुनिया में बिके, लोग खरीदने को तैयार है, क्योंकि उनको वो क्वालिटी की कोई चीज मिलती नहीं, हम दे सकते हैं। तो दूसरा उद्योग ये चल सकता है। तीसरा एक बड़ा उद्योग हर गांव में हो सकता है तेल का। हमको मूंगफली का तेल चाहिए, शेंगा का तेल चाहिए, तिल का तेल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, और ये सब शेंगा तिल गांव में उत्पन्न होता है। 2 लाख गांव हैं जहां शेंगा होता है, जहां तिल होता है, जहां सरसों होती है। हर जगह तेल निकल सकता है गांव में। बिजली नहीं है तो भी तेल निकल सकता है। तेल निकालने का वो पहले एक छोटा सा कोलू चलता था बैल की मदद से, वो अभी फिर चल सकता है, और उसका निकाला हुआ तेल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तेल अगर हम खाएं तो हार्ट अटैक कभी आ नहीं सकता, क्योंकि उस तेल से HDL बढ़ता है, और अभी जो डब्बाबंद तेल हम खाते हैं उससे LDL और VLDL बढ़ता है, जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण। हमारे जो पुराने लोग थे ना, पूर्वज, वो तेल वही खाते थे जो कोल्हू से निकलता था। धीरे 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 धीरे, जानते हैं उसमें खासियत क्या है? टेम्परेचर नहीं बढ़ता तेल का, बहुत धीमे धीमे निकलता है। तो तेल की सारी पौष्टिकता, जो उसका प्रोटीन तत्व है, वो जिंदा रहता है उसमें, और उसी कारण किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था। हमारे पुरखे बहुत तेल खाते थे, तूप भी बहुत खाते थे, तो भी हार्ट अटैक नहीं आता। अभी हम डब्बाबंद तेल खाते हैं। ये डब्बाबंद तेल मशीनों से निकलता है। मशीन से जब तेल निकलता है तो टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि तेल की सारी पौष्टिकता जल जाती है। फिर उसमें दूसरे तेल मिलाते हैं। सरकार ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है भेड़सेड़ करने का, मिलावट करने का। आपको मालूम है, शुद्ध तेल में बाहर से आयातित बहुत सारे दूसरे तेल मिला देते हैं, और वो तेल आपको हजम नहीं होते, फिर आपके जीवन में दुख का कारण बनते हैं। तो हम शुद्ध तेल गांव गांव निकलवाएंगे बैलों से, फिर तेल का कोल्हू चलवाएंगे। बैलों को काम मिलेगा, शेतकरी को काम मिलेगा, तेल का डब्बा गांव से भर के शहर में आके बिकेगा, और इस तेल को खाने के लिए लोग तैयार हैं, देने वाले नहीं है। 56,000 कोटि रुपए का बाजार है तेल का हिंदुस्तान में। हम कम से कम 10 कोटि शेतकरी को रोजगार दे सकते हैं तेल के उद्योग, ये हम करेंगे। फिर और एक काम हो सकता है, भारत में गेहूं उत्पन्न होता है, लगभग 2.5 लाख गांव हैं जहां गेहूं होता है। जहां गेहूं होता है वहां गेहूं का आटा बन सकता है। अभी गेहूं का आटा शहर में बनता है मशीन से, उसमें भी वही समस्या है, मशीन बहुत तेज घूमती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, आटे की पौष्टिकता खत्म हो जाती है। हम तो वो हाथ वाली मशीन चलवाएंगे आटे की। हजारों साल इस देश के लोगों ने हाथ से चक्की चला के आटा पीसा है, और जिन माताओं ने ये काम किया है उनको कभी भी पुत्र या पुत्री का जन्म देने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, सिजेरियन नहीं कराना पड़ा। आप जानते हैं क्यों? जब वो चक्की चलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है, वो गर्भाशय की होती है, पेट की होती है, और मां का गर्भाशय सबसे ज्यादा लचीला बनता है जब आप वो चक्की चलाते हैं, और अगर गर्भाशय फ्लेक्सिबल है तो बच्चे का जन्म सबसे आसानी से हो सकता है। तो मां के लिए बच्चे का जन्म आसान है, वो तो एक बात है। फिर हाथ से पिसा हुआ आटा खाएंगे, जिंदगी में कोई त्रास नहीं हो सकता पेट का, क्योंकि धीरे धीरे पीस कर बना है। और हमारी तो तैयारी ये है कि जो पुरुष हैं और जिनके पेट बाहर निकले हैं उनसे भी चक्की चल रहा है, उनका भी पेट अंदर चला जाएगा, वो स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। ऐसे भी चक्की चलाते हैं ना, स्वामी रामदेव जी चलवाते हैं कि नहीं? फिर असली में चलवाएंगे। गांव गांव में आटा भी बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमको बेस्ट क्वालिटी। और आपको माहिती है, शेतकरी गेहूं बेचे तो 11 रुपए किलो, और गेहूं का आटा 26 रुपए किलो। तो गेहूं क्यों बेचना? आटा बना के बेचना ना, फिनिश प्रोडक्ट देना, रॉ मटेरियल गांव से बाहर नहीं लाना। भारत में 90,000 गांव हैं, 90,000, जहां बटाटा उत्पन्न होता है। अब बटाटा जहां है वहां बटाटा चिप्स बनवाएंगे गांव गांव से, और शहर में बिकवाएंगे। विदेश की कंपनी आके बटाटा चिप्स बेचती है 400 से 500 रुपए किलो, हम 100 रुपए किलो तो बेच ही सकते हैं। रफल्स है, हॉस्टेस है, टॉप रेमन है, ये सब 400-500 रुपए किलो के हैं। हम हमारे गांव का बटाटा चिप्स 50 रुपए 100 रुपए किलो बेचे, करोड़ों लोगों को काम मिल सकता है। फिर टमाटर पैदा होता है 65,000 गांव में, टमाटर का सॉस गांव में बन सकता है, वो शहर में बिक सकता है। अचार है, मुरब्बा है, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में चल सकते हैं। और एक उद्योग में 10 लोगों को भी काम मिला तो 1000 लोगों को रोजगार हर गांव में मिलता है। और अगर 1000 लोगों को गांव में रोजगार मिला तो 1000 परिवार की जिंदगी सुधरेगी।
इस देश का बेरोजगारी गांव से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैं तो वो दिन देख रहा हूं कि शहरों में बसे हुए लोग गांव भागकर वापस जाएंगे, क्योंकि उनके घर के पास ही उनको रोजगार मिल जाएगा। शहरों के लोग अगर गांव वापस चले जाएं तो झुग्गी झोपड़ियां खत्म हो जाएंगी। मुंबई की धारावी जो झुग्गी झोपड़ी है वो हमारे मुंह पर तमाचे की तरह से, वो इसलिए है कि गांव में रोजगार नहीं है तो मुंबई जाके उनको रोजगार ढूंढना पड़ता है। जब गांव में काम मिलेगा तो कोई झुग्गी झोपड़ी में क्यों रहने शहर में जाए। ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं और इस पूरी व्यवस्था को बनाने में मात्र 10 लाख करोड़ का खर्चा है और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। फिर बचेगा पैसा 100 लाख करोड़, उसका क्या करेंगे? फिर उसके दूसरे काम करेंगे, सड़क बनवाएंगे गांव गांव। फिर उसके बाद बचेगा तो क्या करेंगे? बीज की व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट दिलवाएंगे हर गांव में। भारत के हर गांव में 24 तास इलेक्ट्रिक करंट मिले, उसके लिए 4.5 लाख करोड़ का खर्चा करना आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे पावर स्टेशन बना सकते हैं, 1 मेगावाट के, 2 मेगावाट के, और 10 गांव को बिजली सप्लाई हो वो एक पावर स्टेशन कर देगा। अभी पावर स्टेशन बहुत बड़े हैं, 1000 मेगावाट के, 1500 मेगावाट के। उनकी समस्या क्या है कि वहां जो बिजली उत्पन्न होती है 11,000 वोल्ट की होती है और घर में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 220-240 वोल्ट की होती है। तो 11,000 वोल्ट पे पहले बिजली पैदा करते हैं, फिर उसको स्टेप डाउन करके नीचे नीचे लाके 240 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं। हजारों यूनिट बिजली फालतू में बर्बाद होती है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। 1 यूनिट भी बिजली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्या करें? छोटे पावर स्टेशन बनाओ, 1 मेगावाट का बनाओ, 2 मेगावाट का बनाओ, तो बिजली ही 240 वोल्ट की पैदा करो, तो स्टेप डाउन करनी ना पड़े। तो घरों में इस्तेमाल करने के लिए बिजली अलग, कारखानों में अलग, रेलवे के लिए अलग, ये 3 स्तर पर हम अलग अलग कर देंगे तो फालतू बिजली खराब नहीं होगी और जितनी बिजली हमने बचाई उतनी उत्पादन हो जाएगी। और 35 से 37% हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन लॉस है ये पूरा हम खत्म कर सकते हैं। छोटे पावर स्टेशन बना के ये काम कर सकते हैं। ये करने के बाद भी पैसे बचेंगे तो हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, सब हो जाएगा। गांव में कुछ नहीं बचेगा तो भी हमारे पास 60 लाख करोड़ बचेगा। 50 लाख कोटी में सब काम हो जाएगा। फिर हमें सोचना पड़ेगा अब क्या करें, कुछ करने के लिए नहीं, तो फिर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हम सुधरेंगे, उनको सुधारेंगे, अपनी सीट सब स्वर्ग में बुक कराएंगे और क्या करेंगे, फिर यही करेंगे। और 60 लाख कोटी जो बच गया उसको फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे भारत माता के नाम से, उसका 10% का ब्याज भी मिला साल का तो 6 लाख कोटी हो गया। उतने पैसे से देश का बजट बना लेंगे, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को 0 टैक्स बना लेंगे। अभी अंग्रेजों के समय के बनाए हुए 64 तरह के टैक्स, 23 अंग्रेजों के और काले अंग्रेजों के 64 तरह के सब टैक्स खत्म कर दें तो भी ये देश चलेगा। एक भी टैक्स हम नहीं ले। इनकम टैक्स खत्म, सेंट्रल एक्साइज खत्म, सेल्स टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, टोल टैक्स खत्म, कॉरपोरेशन का टैक्स खत्म, सारे टैक्स खत्म। फिर आप बोलेंगे तो देश कैसे चलेगा? जो बचा पैसा है स्विस बैंक का उसके ब्याज पे चलेगा और कभी कमी पड़ेगी पैसे की, वैसे तो पड़ेगी नहीं क्योंकि विकास का सब काम हो गया तो फिर पैसे की जरूरत क्या। अगर मान लीजिए कमी पड़ेगी तो लोगों से दान मांग लेंगे। भारत के लोग तो बहुत दान देते, देश के लिए भी दान देंगे। कारगिल युद्ध हुआ तो लोगों ने दान दिया, गुजरात में भूकंप आया तो दान दिया, उड़ीसा में बाढ़ आई थी तो दान दिया, बिहार में अभी बाढ़ आई थी तो हमने दान दिया। तो भारत के लोग तो दान देते हैं, दानवीर हैं, दान मांग लेंगे देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो। और मुझे लगता है कि दान ज्यादा देंगे, टैक्स नहीं देते, क्योंकि टैक्स वीर नहीं है, दानवीर है। इस देश के ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जो टैक्स में पैसा बचाने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट्स रखते हैं और रोज दान देते हैं लाखों रुपए। मैं उनको कहता हूं लाखों रुपए आप दान दे रहे हो तो टैक्स में क्यों नहीं देते? वो मुझे बहुत गहरी बात कहते, वो कहते राजीव भाई भारतीय संस्कृति में कुपात्रों को दान नहीं देते। ये टैक्सेशन का डिपार्टमेंट कुपात्र लोगों का, इनको हम 1 पैसा भी नहीं दे सकते, सुपात्र को हम चाहें उतना दे सकते। मैंने एक दिन कैलकुलेशन किया, आप सोचेंगे, हैरान हो जाएंगे। हर आदमी चाय के 1 प्याले के बराबर का धन, चाय का 1 प्याला 5 रुपए का है ना, हर आदमी 5 रुपए भारत देश को रोज दान दे दे
तो साल भर का कुल कलेक्शन इनकम टैक्स से 3 गुना ज्यादा आता है। इतनी ताकत है दान में। और हम जब सारे टैक्स खत्म कर दें, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, तो लोग तो और ज्यादा दान दे देंगे, क्योंकि उधर से पैसा बचेगा उनका। देश के लिए दान देने में किसी को त्रास नहीं। वो ये कहते हैं कि दान लेने वाले में पात्रता होनी चाहिए। लोग तो करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं इस देश में। तो हम दान आधारित देश चलाएंगे। और अगर कभी टैक्स लगाना भी पड़ा, मान लीजिए, वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी हमने हिसाब जोड़ रखा है कि अगर टैक्स की कहीं कोई थोड़ी भी जरूरत पड़ी, तो भारत में जो ट्रांजैक्शन होता है रोज का, बैंक में होता है चेक और ड्राफ्ट से 1,25,000 कोटि रुपए रोज का, कैश में ट्रांजैक्शन होता है 5 लाख कोटि रुपए का। दोनों जोड़ दें तो 6,25,000 कोटि का डेली ट्रांजैक्शन है। एक साल का ट्रांजैक्शन निकालें तो 365 का गुणा कर दें। इस पूरे ट्रांजैक्शन पर अगर 2% टैक्स ले लें तो आज के टैक्स से कुल मिलाकर 3 गुना ज्यादा इकट्ठा होता है। सिर्फ 2% ले लें, और 1% ले लें तो आज के कुल टैक्स से 1.5 गुना ज्यादा इकट्ठा होता है। माने पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी इस देश में। और लोग मुझे कहते हैं कि आप 64 तरह के टैक्स हटा दो, हम बहुत आसानी से आप जो कहोगे वो दान में दे देंगे। इस देश में बहुत सारे उद्योगपतियों को मैंने बात की है, वो ये कहते हैं कि आप ये कर दो काम, हम आपको गारंटी देते हैं कि 1,000 गांवों को हम उतनी सुविधाएं दे देंगे जितनी शहर में है। और एक भारत का बड़ा उद्योग, टाटा, बिरला, डालमिया वगैरह वगैरह, 1,000 गांवों को अगर गोद लेकर विकास कर दें तो भारत के हर गांव की तकदीर बदल जाएगी, कहानी दूसरी हो जाएगी। वो ये कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, जो हम सरकार को दे रहे थे टैक्स में वो गांव को लगा देंगे, हमें तो पैसे लगाने ही हैं। तो विकास की सारी योजनाएं इस तरह से हम बना सकते हैं। इस देश को जीरो टैक्स बना सकते हैं। और जीरो टैक्स होते ही 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि महंगाई एकदम नीचे आएगी। 70% चीजों के दाम एक झटके में खत्म हो जाएंगे। जो चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है वो 30 रुपए की। अगर हम सारे टैक्स खत्म कर दें इस देश में से, तो मैं आपको छोटी बातें बताता हूं। 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए का, 1 लीटर डीजल मिलेगा 7.5 रुपए का, एक रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का, एक पेन आपको मिल जाएगा 2 रुपए का, दाल मिल जाएगी 12-15 रुपए किलो, चावल मिल जाएगा 17-18 रुपए किलो, साखर मिल जाएगी 12-13 रुपए किलो। आप न्यूयॉर्क जाएं और न्यूयॉर्क से वापस आए, 7,000 रुपए में सब काम हो जाएगा, जो अभी 90,000 में होता है। आपका बेटा अगर इंजीनियरिंग पढ़ेगा IIT में तो 5 साल का खर्चा 25,000 आएगा, जो अभी 5 लाख आता है। MBBS करेगा तो 5 साल का उसका खर्चा 35-40 हजार आएगा। सब टैक्स कम होंगे, हर चीज सस्ती हो जाएगी। और जब चीजें सस्ती होंगी तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी बिताने का रास्ता खुलेगा। और एक सबसे बड़ा काम ये होगा कि आपको अभी बहुत पगार मिलती है तो भी घर खर्च नहीं चलता, क्योंकि महंगाई आपकी मार करती है। फिर पगार थोड़ी सी भी मिलेगी तो घर खर्च बहुत अच्छे से चलेगा। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि वो सरकारी नौकरी में पहली बार आए तो उनको 250 रुपए की पगार मिली थी। उसमें उन्होंने घर का सारा खर्च चलाया था और 3 तोला सोना खरीदा था पहली पगार से। 250 रुपए मिली थी, घर का खर्च चलाने के बाद 3 तोला 30 ग्राम सोना खरीदा। और वो कहते हैं हर महीने में मैं 30 ग्राम सोना खरीदता था, इतनी 250 रुपए की वैल्यू थी। अब 3 तोला सोना खरीदना हो तो 30,000 तो ऐसे ही चाहिए, अब तो 45,000 चाहिए। 45,000 तो सोने के लिए चाहिए, 15-20 हजार घर चलाने के लिए, माने 50,000 का खर्चा मिले तो 3 तोले सोना खरीदे और घर खर्च चले। इतनी महंगाई बढ़ी है, इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है, ये खत्म कर सकते हैं हम। कम पैसे में जिंदगी गुजर सकती है, कम पगार में जीवन चल सकता है। और कम पगार में जीवन चलने लगे तो 6th पे कमीशन की जरूरत नहीं, 5th पे कमीशन की जरूरत नहीं, 4th पे कमीशन की जरूरत नहीं। ये सब खत्म कर सकते हैं। व्यक्ति को असमानता से निकालकर हम समानता में ला सकते हैं। ये व्यवस्थाएं हो सकती है। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर टैक्स खत्म हो जाए, इनकम टैक्स, तो काला धन रह नहीं सकता, ब्लैक मनी होगा नहीं। ब्लैक मनी होगा नहीं तो कोई बेईमान हो नहीं सकता, सब ईमानदार हो जाए।
और जिनके पास काला धन नहीं है वो रिश्वत किसी को दे नहीं सकते। जब मनी ब्लैक होता है तभी रिश्वत दी जाती है और ली जाती है। जब काला धन रहेगा नहीं तो कोई रिश्वत देगा नहीं, कोई लेगा नहीं। तो ईमानदारी ऐसे ही पूरे देश में आ जाएगी। और एक बड़ा काम होगा, काला धन होगा नहीं तो सब धन सफेद होगा। सफेद होगा तो या तो बैंकों में जमा होगा या उद्योगों में लगेगा, व्यापार में लगेगा, या लोग उसको खर्च करेंगे। अभी भारत में 36 लाख कोटि रुपए का काला धन है। इनकम टैक्स खत्म करते ही ये सारा सफेद हो जाएगा। और जब धन सफेद हो जाएगा तो कोई भी उस धन का एक पैसा स्विस बैंक में ले जाके जमा करेगा नहीं, क्योंकि वो व्हाइट मनी है, वो ब्लैक नहीं। तो स्विस बैंकों में पैसा जाना बंद हो जाएगा। जो पैसा जमा होगा वो भारत की बैंकों में ही जमा होगा, और जो यहां जमा होगा पैसा वो यहां की समृद्धि बढ़ाने के काम में आएगा। माने बहुत जल्दी हम इस देश को सोने की चिड़िया फिर बना लेंगे, मुश्किल कुछ नहीं। एक काम हम और करना चाहते हैं कि जो बड़े नोट हैं हमारे देश में, 1000 के, 500 के, 100 के, ये बंद करना है, छोटे नोट चलाना। क्यों? अभी पाकिस्तान एक देश है जो नकली नोट छाप छाप के हमारे यहां डालता रहता है, आपको मालूम है। और हमारी करेंसी में 15% नोट अभी नकली आ चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से नकली नोट निकल रहे हैं, ये हालत हो गई है। कहां से आ रहे हैं? सब पाकिस्तान छाप के डाल रहा है। पाकिस्तान से जो एजेंट आते हैं नकली नोट लेकर, उनको अभी थोड़े दिन पहले सीबीआई वालों ने पूछा और कहा कि तुम 1000 के नोट लाते हो, 500 के लाते हो, 100 के लाते हो, 50 का नोट क्यों नहीं लाते? तो कहते हैं पाकिस्तान छापता नहीं वो 50 का नोट। क्यों नहीं छापता? तो एक एजेंट ने कहा कि 50 रुपए का नोट पाकिस्तान में छपे और भारत में लाकर उसको हम चलाएं तो 55 रुपए खर्च होते हैं, इसलिए हम 50 का नोट नहीं छापते, 1000 का, 500 का, 100 का। अब पाकिस्तान की इस योजना को विफल करना हो तो आप 1000, 500, 100 के नोट बंद कर दो, 50 के ही नोट रखो। और 1000, 500, 100 के नोट जिनके भी पास हैं, एक दिन रिजर्व बैंक ऐलान करे कि आप उसको एक्सचेंज कर लो, बैंक आपको 50 के नोट दे देगा। 2 फायदे होंगे, पाकिस्तान की योजना ध्वस्त। दूसरा फायदा होगा कि फिर कोई माई का लाल रिश्वत कैसे देगा वो हम देखेंगे। अभी 10 करोड़ की रिश्वत देनी है तो एक ब्रीफ केस में 1000 के नोट भर के दे आता है कोई। फिर 10 कोटी की रिश्वत देनी है तो ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा। देने वाला भी परेशान, लेने वाला भी परेशान। कोई आदमी ट्रक भरा हुआ कहां रखेगा घर में, और जो देने जा रहा है वो कितनी जगह चेक होगा और पकड़ा जाएगा। तो घूसखोरी, रिश्वतखोरी सब अपने आप खत्म हो जाएगी। और जो गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं वो ये, अपने भारत में 84 कोटि लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 20 रुपए ही खर्च कर पाते हैं, तो उनको तो 1000 के नोट की जरूरत नहीं, उनको तो 20 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए। तो उसके लिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा। बड़ी करेंसी के नोट हम खत्म करना चाहते हैं। और 1-2 काम हम करना चाहते हैं इस देश में। शिक्षा व्यवस्था इस देश की बदलना चाहते हैं, स्वदेशी शिक्षा हमें लानी है। ये जितनी अर्थव्यवस्था की बातें हैं वो हम लोग कहते हैं कि स्वदेशी अर्थव्यवस्था में हम ये करना चाहते हैं। शिक्षा में स्वदेशीकरण करना चाहते हैं। अभी शिक्षा है वो मैकॉले की है, आप सभी जानते हैं। जितना पाठ हम पढ़ते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो सब मैकॉले का। पाठ्यक्रम बिल्कुल हमने नहीं बदला 63 साल के बाद भी। मैकॉले ने यह पाठ्यक्रम बनाया था भारत में कारकुन तैयार करने के लिए। अब हम वही पाठ्यक्रम चला रहे हैं, हमारे बच्चों को कारकुन ही बना रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या बन रहा है। और इस मैकॉले के पाठ्यक्रम में सबसे बड़ी बुराई है कि ये अंग्रेजी का है पूरा, और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं, वो विदेशी भाषा है, हमको आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। क्यों आनी चाहिए? हमको मराठी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए। अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए? किस अंग्रेज को हिंदी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? बताओ ना, किस अंग्रेज को मराठी आती है जो हमको अंग्रेजी आनी चाहिए? अंग्रेजी तो नहीं आनी चाहिए। और इस देश में सबसे ज्यादा विद्यार्थी नापास होते हैं वो अंग्रेजी में, कारण की मातृभाषा नहीं है उनकी, इसलिए नापास होते हैं। बंद करो इस अंग्रेजी को, कोई नापास नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा। विषय पढ़ाओ ना, विषय का ज्ञान दो, गणित का ज्ञान दो, भौतिक शास्त्र का ज्ञान दो, रसायन शास्त्र का ज्ञान दो,
इंजीनियरिंग सिखाओ, मेटलर्जी सिखाओ, केमिकल इंजीनियरिंग सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, विषय सिखाओ, ये भाषा के चक्कर में क्यों फंस गए? और भाषा भी मूर्खों की है, कुछ दम नहीं है उसमें। कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बिल्कुल नहीं। दुनिया में 200 देश है, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। और वो 14 देश वो है जो अंग्रेजों के गुलाम थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फिर स्कॉटलैंड, फिर आयरलैंड, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। इन्हीं देशों में अंग्रेजी है क्योंकि ये गुलाम थे अंग्रेजों के, बाकी कहीं नहीं है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, डेनमार्क में डेनिश है, नीदरलैंड में डच है। सब देशों की अपनी भाषाएं। कोई देश अंग्रेजी में काम नहीं करता, बात भी नहीं करता। और इन सब देशों के लोगों से जब मैं बात करता हूं, कहता हूं तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते? उन्होंने कहा क्यों सीखना, मूर्खों की भाषा है। और अंग्रेजी की मूर्खाई हमें समझ में आती है, फिर भी हम उसको चिपक के पकड़ के रखे। दुनिया में किसी भी भाषा में इतनी मूर्खता नहीं है जितनी अंग्रेजी में। पीयूटी पुट, बीयूटी बुट, बीयूटी बट, पीयूटी पट, सीयूटी कट है, बीयूटी बट है, तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं? और अगर पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट, सीयूटी कुट होना चाहिए। कुछ और छोर ही नहीं है, इतनी मूर्खता की भाषा। अंग्रेजी की मूर्खाई क्या है? एक जगह CH होता है का और एक जगह CH होता है चा। अंग्रेजी का एक शब्द है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है? तो चोपड़ा, CHOPARA, चोपड़ा, तो यहां कोपड़ा होना चाहिए। और अगर CHOPARA चोपड़ा है तो उधर केमिस्ट्री होना चाहिए, CHEMISTRY। और जब भी अंग्रेजी के लोगों से बात करो ये क्या चक्कर है, वो कहते पता नहीं, अब है तो हम कर रहे हैं। मूर्खों की भाषा ऐसी होती है। अंग्रेजी जो है ना, बहुत 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 रद्दी भाषा है। इसके पास शब्द नहीं है अपने। 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा बनी है। आपको मालूम है अंग्रेजी का इतिहास मुश्किल से 1000, 1200, 1500 साल पुराना। 5वीं शताब्दी के पहले तो अंग्रेजी ही नहीं थी। पूरे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और उसमें लैटिन चलती थी। अंग्रेजी उसमें से उधार लेके कुछ शब्दों से शुरू हुई। फ्रेंच से उधार लिया, जर्मन से लिया, लैटिन से लिया, इससे लिया, कुछ हिंदी से लिया, खिचड़ी बना दिया उन्होंने। शब्द नहीं है उनके पास। इतनी गरीब भाषा है ये, जो दुनिया में कहीं नहीं है। इनके पास ले दे के एक ही शब्द है, अंकल। काका, मामा, मौसा, फूफा, काका का काका, मामा का मामा, मौसा का मौसा, सब एक ही है, अंकल। शब्द ही नहीं। और ले दे के एक शब्द है आंटी। काकी भी है, मामी भी है, मौसी भी है, सब आंटी। ये भारत में तो नहीं होता। हमारे यहां तो जितने भी रिश्ते हैं, हर एक के लिए अलग शब्द है। इनके पास शब्द ही नहीं। और ऐसी मूर्खता के शब्द हैं, समझ में नहीं आते। फादर इन लॉ, कौन सा? इधर वाला कौन सा फादर इन? मदर इन लॉ कौन सी? इधर वाली की इधर वाली। मूर्खताओं की भाषा। अच्छा, मैं अगर आपसे हिंदी में या मराठी में ये कहूं कि ये व्यक्ति किसी व्यक्ति का साला है, ठीक है? आप 1 मिनट में पता लगा लेंगे साला है या माने उसकी बहन का भाई है, ठीक है? अगर मैं कहूं कि ये उसका जीजा है, इमीडिएट में पता लगा लेंगे। अंग्रेजी में साला और जीजा दोनों के लिए एक ही शब्द है, ब्रदर इन लॉ। अब पता ही नहीं है कि वो साला है कि जीजा है मूर्खों की भाषा की नहीं। अब ये मूर्खों की भाषा में हम फंसे हुए हैं और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और ये मूर्खता पता है कहां तक जाती है? हम हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी के चक्कर में फंस के हमारा कचरा हो गया। न हम अंग्रेज हो पाए, न भारतीय रह पाए। आधे अंग्रेज आधे भारतीय। वो कैसे है? किसी के घर में जाओ तो पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं पूछता हूं ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया?
और जिन्होंने नाम रखा है ना टिंकू, उनको पूछता हूं आपको इसका अर्थ मालूम है? टिंकू, अंग्रेजी की वेबस्टर डिक्शनरी में टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने मां की ना सुने वो टिंकू है। और यहां अच्छे खासे अपने बेटे को आप टिंकू बोल बोल के टिंकू बना रहे। क्या मूर्खता के नाम रखे, कैसे कैसे नाम रखते हैं, डब्लू, बबलू, पिंकू, टिंकू, बबली, डबली, ट्विंकल, डिंपल, क्या मूर्खता। कुछ नामों की कमी है अपने संस्कृत में, मराठी में, हिंदी में, क्यों आप ये फालतू अंग्रेजी नाम। और ऐसी मूर्खाई है इस देश में अंग्रेजी के नाम पे। कभी कभी कुछ घरों में मैं चला जाता हूं भोजन आदि करने के लिए, क्योंकि मैं भोजन होटल में नहीं करता, ठहरता भी होटल में नहीं, किसी के घर में ठहरता हूं, खाता भी घर में ही हूं, तो अक्सर घरों में जाता रहता हूं, तो वहां अंग्रेजी की मूर्खाई दिखाई देती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर में गया दिल्ली, तो उनके एक छोटे से बेटे को माता पिता ने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, ये हमारा बेटा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, ये बहुत होशियार है। मैंने कहा अच्छा, ये बहुत अच्छी कविताएं सुनाता। मैंने कहा अच्छा सुनवाओ जरा। तो उन्होंने कहा बेटे पोएम सुनाओ अंकल को। मैंने कहा मैं अंकल तो नहीं हूं। कहने लगे फिर क्या है? मैंने कहा काका बना लो, मामा बना लो, कुछ बना लो, अंकल तो नहीं हूं। जो सुविधा है बना लो, मामा बना लो, काका बना लो, कुछ कर लो। तो फिर बच्चे ने कविता सुनाना शुरू किया, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। मैंने बच्चे को पूछा तुमको अर्थ मालूम है इस कविता का? नहीं मालूम। क्यों सीखा? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। क्यों सिखाया? उसकी टीचर ने सिखाया। टीचर को फोन लगाया, आपको अर्थ मालूम है इस कविता का? नहीं मालूम। किसने सिखाया? हमारे टीचर ने सिखाया। अब मूर्खों के मूर्ख कविता सिखा रहे हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। फिर मैंने उस बच्चे को समझाया इस कविता का अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ क्योंकि मुझे खेलना। अब भारत के बच्चे ये कविताएं गाएं, बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां मत आओ, और करोड़ों बच्चे ये कविताएं गाएं, भगवान ने सुन ली तो? भगवान ने अगर कविता सुन ली तो बारिश को वापस बुला लेगा, यहां बारिश होगी नहीं। और 60% खेती बारिश पर इस देश में जिंदा रहती है। वहां अगर बारिश नहीं होगी, आप भूखे मरेंगे, मैं भूखा मरूंगा, शेतकरी भूखा मरेगा, तो भारत में इस कविता की गरज क्या, जरूरत क्या? ऐसे मूर्ख लोग अंग्रेजी में कविता। फिर उसकी आई ने, बच्चे की आई ने कहा फिर कौन सी कविता सिखाऊं? तो मैंने कहा कविता सिखाओ, ये रे पाऊसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला सोसा पाऊस अलग में, ये कविता सिखाओ। क्योंकि ये कविता भारत की आत्मा है। आत्मा क्यों है? जिस देश में 60% खेती पाउस आधारित है, उस देश में पाउस को बुलाने की ही कविता हो सकती है, भगाने की कैसे हो सकती है? तो हमारे बच्चों को तो यही सिखाना चाहिए, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, बार बार आओ, मैं तुमको पैसा देना चाहता हूं इसलिए आओ। ये भारत की कविता है। अंग्रेजों की कविता रेन रेन गो अवे। कविता भी जो होती है ना, वो अपनी जरूरत, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा से निकलती है। अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों की सभ्यता, उनकी परंपरा हमसे बिल्कुल अलग है। इंग्लैंड में बारिश कभी भी आती है, यूरोप में बारिश कभी भी आती है। वहां के बच्चे शाम को बाहर खेल नहीं सकते, कभी भी मौसम खराब हो जाता है, इसलिए वो कविता गाते हैं रेन रेन गो अवे। हमारे यहां तो बारिश साल में सिर्फ 3 महीने आती है और उसका दिन फिक्स है, इस दिन से लेकर इस दिन तक। तो हम कैसे गा सकते हैं रेन रेन गो अवे? और बारिश का समय जब निश्चित है और बारिश पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था निश्चित है, तभी इस देश में बारिश आधारित बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। हमारे देश में महाकवि कालिदास ने जो मेघों का वर्णन किया है, और उसमें से जो उस उत्साह उत्पन्न होता है सुनकर, बोलकर, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि जरूरत है हमारी। महाकवि कालिदास इंग्लैंड में नहीं हो सकते, जो मेघों का इतना सुंदर वर्णन कर सकते हैं, वो जरूरत है हमारी। तो हम तो हमारी जरूरत सभ्यता, संस्कृति, परंपरा में से लेंगे, अंग्रेजों की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से हमारी जरूरत पूरी नहीं। तो इस अंग्रेजियत को छोड़िए, आप भाषा को छोड़िए। अंग्रेजों को आपने छोड़ दिया, इस भाषा को क्यों पकड़ के रखा है?
अपनी जिंदगी से निकालिए इसको। और फालतू अंग्रेजी का रौब मत झाड़िए किसी पर। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मूर्ख मिलते हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, मराठी आती है फिर भी अंग्रेजी में बोलते हैं, हो राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेज? तब वो थोड़े परेशान होते हैं, वो पूछते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं सच में वो तुम्हारी मिसेज है? तुमको मालूम है मिसेज का अर्थ क्या होता है? मिसेज शब्द का अर्थ क्या है? इंग्लैंड में और यूरोप में एक बड़ी खराब परंपरा है, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। परंपरा यह है कि कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष एक के साथ पूरे जीवन में नहीं रह सकता। अभी शादी की, 2 दिन बाद तलाक होगा, फिर शादी होगी, फिर तलाक होगा, फिर शादी होगी, फिर तलाक होगा। एक स्त्री एक पुरुष जिंदगी भर एक के साथ रह नहीं सकते, बार बार एक दूसरे को बदलते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, शर्ट बदलते हैं, वो एक दूसरे पार्टनर को बदलते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके यहां कॉमन है। कोई पति पत्नी है, अकेले एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे, उनके रिश्ते दूसरों के साथ भी होंगे। एक महिला कम से कम 10-15 पुरुषों के साथ सोएगी रात को, एक पुरुष 10-15 महिलाओं के साथ रात को सोएगा। ये हजारों साल पुरानी उनकी परंपरा है। अब इसमें होता क्या है, पत्नी तो एक ही है और पति तो एक ही है, तो पत्नी और पति तो एक एक है, लेकिन बाकी जिनके साथ आप बिस्तर में सो रहे हैं वो सब मिस्टर एंड मिसेज होते हैं। मिसेज का माने होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री जिसके साथ आप रात को बिस्तर में सो सके, वो सब मिसेज होती है। और यहां अच्छी खासी धर्म पत्नी को हम मिसेज बनाने में लगे हुए हैं। ओ शी इज माई मिसेज। तब मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेज? और मिस्टर इसका उल्टा है, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ बिस्तर में सोए वो मिस्टर है। तो यहां का पति मिस्टर नहीं है और यहां की पत्नी मिसेज नहीं। और हमारे पास कितना सुंदर शब्द है पत्नी के लिए, श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ, वो श्रीमती, वो मिसेज नहीं। आप मत बोलिए ये शब्द का, मिस्टर भी मत बोलिए। और सबसे खराब शब्द अंग्रेजी का है मैडम। हम अक्सर बोलते रहते हैं मैडम मैडम मैडम। मैडम जानते हैं कौन होती है? यूरोप में जो वेश्या घर होते हैं, उन वेश्या घरों को संचालित करने वाली जो मुख्य वेश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हम अपनी बहन को मैडम कह देते हैं, अपनी पत्नी को मैडम कह देते हैं, किसी को भी मैडम कह देते हैं। और यहां की स्त्रियां मैडम कहलवाती हैं, मैडम बोल। इतना दिमाग खराब है। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जिन अंग्रेजी शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते, कृपया करके उनको मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल आती है। क्यों फालतू में? हमारे पास या तो मराठी शब्द ना हो तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, या हिंदी में शब्द ना हो, या संस्कृत में ना हो। दुनिया के सबसे ज्यादा शब्द तो संस्कृत में। जो भाषा में धातु रूप और शब्द रूप दोनों अलग अलग होते हैं, उस भाषा में करोड़ों शब्द बन सकते हैं। और अंग्रेजी में धातु रूप और शब्द रूप अलग अलग नहीं है, इसलिए शब्दों की संख्या सबसे कम अंग्रेजी में ही है। अंग्रेजी से अच्छी तो फ्रेंच है। फ्रेंच में धातु रूप अलग है, शब्द रूप अलग है। जैसे संस्कृत में है वैसे ही फ्रेंच में। और एक बार एक फ्रेंच विद्वान से मैंने पूछा, आपने ये फ्रेंच बनाई कहां से? शब्द रूप अलग, धातु रूप अलग। उन्होंने कहा संस्कृत की नकल करके। तो फ्रेंच संस्कृत से निकली, जर्मन संस्कृत में से निकली, तो हम संस्कृति क्यों ना सीखें फिर, जो सारी भाषाओं की मां है? और उसको सीखें तो अपना साहित्य भी पढ़ पाएंगे। अपने ज्ञान का सारा भंडार संस्कृत में ही है। अगर उसको पढ़ना हो, ऋग्वेद पढ़ना हो, यथर्ववेद पढ़ना हो, सामवेद पढ़ना हो, यजुर्वेद पढ़ना हो, उपनिषद पढ़ने हो, सांख्य उपनिषद पढ़ना हो, छांदोग्य, कुछ भी पढ़ना है तो संस्कृत में ही संभव है। तो अपना ज्ञान जिस भाषा में प्रचंड है उस भाषा को सीखें, मातृभाषा को सीखें, राष्ट्रभाषा को सीखें। ये विदेशी भाषा का चक्कर खत्म करें। हम इस देश में एक कानून बनाना चाहते हैं बहुत जल्दी, और ये कानून होगा। वो कानून ये होगा कि किसी भी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा की कंपल्शन माने उसका होना, ये खत्म कर देंगे। अंग्रेजी भाषा नहीं है
तभी सरकारी नौकरी मिलेगी। आपको महाराष्ट्र में अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो मराठी आनी ही चाहिए। आपको अगर कर्नाटक में सरकारी नौकरी चाहिए तो कन्नड़ आनी ही चाहिए। तमिलनाडु में सरकारी नौकरी चाहिए तो तमिल आनी चाहिए। आंध्र में सरकारी नौकरी चाहिए तो तेलुगु आनी चाहिए। उत्तर भारत में सरकारी नौकरी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। ये कानून हम बनाएंगे और इस कानून के थोड़े थोड़े उपकानून ऐसे बनेंगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति मुकदमा करने जाए, वादी या प्रतिवादी, वो मातृभाषा में सुना जाना चाहिए और उसमें बहस होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के सारे मुकदमे अंग्रेजी में होते हैं। ना वादी जानता है ना प्रतिवादी जानता, वकील जानता है, जज जानता है, घोटाला उसी में होता है। जिसको न्याय चाहिए उसको अंग्रेजी आती नहीं और अंग्रेजी में मुकदमा चल रहा है, वो तो बेचारा चुपचाप देखता रहता है। जब फैसला आता है वकील अपने तरह से समझाता है, जज अपने तरह से समझाता है। और इस देश में ये कानून होगा कि जो जज महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है या तमिलनाडु में या आंध्र में, उनको स्थानीय भाषा में ही फैसला देना है। और अगर नहीं आती उनको स्थानीय भाषा तो वो जज नहीं हो सकते। इस देश में कुछ भी हो सकता। जब स्थानीय भाषा में न्याय मिले, स्थानीय भाषा में शिक्षा मिले, हमारे सारे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे मराठी में, मेडिकल पढ़ेंगे मराठी में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ेंगे मराठी में, एमबीए पढ़ेंगे मराठी में। आप बोलेंगे कैसे संभव है? 10-11 करोड़ की आबादी है महाराष्ट्र की। आपको मालूम है दुनिया का सबसे छोटा देश है डेनमार्क, जिसकी 30 लाख की आबादी है, मात्र 30 लाख। उन्होंने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में रखे हुए हैं। डेनमार्क की भाषा है डेनिश। 30 लाख की आबादी में सब इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में चलते हैं, मेडिकल कॉलेज डेनिश में चलते हैं। इतना छोटा देश अगर अपनी भाषा में इंजीनियरिंग सिखा सकता है तो 11 करोड़ का महाराष्ट्र अपनी भाषा में इंजीनियरिंग क्यों नहीं सिखा सकता? आसानी से हो सकता है। भाषांतर करना है, पाठ्यक्रम बदलना है। और मराठी में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द हैं, इसलिए भाषांतर करना बहुत आसान है। और मराठी से ज्यादा हिंदी में शब्द हैं और उससे ज्यादा संस्कृत में शब्द हैं। माने हमारी भाषाओं के पास शब्दों की कोई कमी नहीं है, हम बहुत आसानी से भाषांतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या होती है? किसी भी विद्यार्थी को जब आप अंग्रेजी में बात पढ़ाते हैं, उसको याद करने में 6 गुना ज्यादा समय बर्बाद होता है। आप उसको मराठी में सिखाइए कुछ भी, वो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे में याद कर लेगा। फिर वही अंग्रेजी में सिखाइए, 6 महीना लगेगा और याद नहीं कर पाएगा, रटेगा पोपट की तरह से, तोते की तरह। और रटा हुआ क्लासरूम में जाके वॉमिटिंग करेगा, उगल देगा और बस नंबर आने के बाद दूसरे दिन भूल जाएगा कि मैंने लिखा क्या है, उसको याद ही नहीं रहे। क्या फायदा है ऐसा पढ़ाने? मैंने एक दिन ईमानदारी से पूरा कैलकुलेशन किया, हिसाब निकाला कि जिस इंजीनियरिंग को 5 साल में हम पढ़ाते हैं अंग्रेजी में, उसी को मराठी में 2 साल में पूरा पढ़ा सकते हैं। पूरा इंजीनियरिंग 2 साल। जिस मेडिकल साइंस को 6.5 साल में हम पढ़ाते हैं, मराठी में उसको 3 साल में पढ़ा सकते हैं। एमबीए की पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में जो हम पढ़ाते हैं 2 साल में, मराठी में 4 महीने में होता है पूरा कोर्स। माने हम विद्यार्थियों का कितना बोझा कम कर सकते हैं अगर मातृभाषा में वो पढ़े। और सबसे बड़ी बात है जिंदगी की, वो हमेशा याद रखिए आप, कि व्यक्ति जो सोचता है, चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है, वो मातृभाषा में ही संभव होता है। विदेशी भाषा में आप चिंतन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। भाषांतर कर सकते हैं, चिंतन नहीं होता, विचार नहीं होता, वो मातृभाषा नहीं होता। क्योंकि मां की भाषा है ना, इसलिए वो सबसे नजदीक होती है। और मातृभाषा में किसी चीज को जितने अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं, किसी भी विदेशी भाषा में नहीं कह सकते। तो जो सहज है, सरल है, आसान है, हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी है, हमारी आई के साथ, हमारे परिवार से जुड़ी है, वो भाषा को प्रमुख भाषा बनाना, ये हम चाहते हैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था में। हम चाहते हैं कानून व्यवस्था में भी मातृभाषा चले, प्रशासन में भी मातृभाषा हो, संसद में हर एक नेता को बात करनी हो, हिंदी में बोले, मराठी में बोले, नहीं तो संस्कृत में बोले, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में बोले, उसका भाषांतर किया जा सकता। अंग्रेजी में बोले, ये देश के करोड़ों लोगों का अपमान। पुडारी आता है, हमसे वोट मांगता है मराठी में, और फिर संसद में जाके अंग्रेजी बकना शुरू कर देता। लोगों से मराठी में वोट लिया और संसद में जाके अंग्रेजी में बात किया। इसका माने तुमने जिनका वोट लिया उनका अपमान किया।
ऐसे पुडारी को हम चुन के क्यों भेजेंगे संसद, जो हमारी भाषा का सम्मान नहीं करता। और भाषा के सम्मान के साथ सारा सम्मान जुड़ा हुआ। ये अंग्रेजी है ना, तो इस अंग्रेजी की भाषा अकेली हमारे ऊपर हावी नहीं है, अंग्रेजियत पूरी हावी है। इस अंग्रेजी भाषा के चक्कर में पता है हमने हमारी भूषा भी छोड़ दी। अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी भूषा भी इस्तेमाल करते हैं। टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, 3 पीस सूट पहनते हैं, भयंकर गर्मी में 50 डिग्री तापमान है। इसका कानून बदला जाए, व्यवस्था बदली जाए, नियम बदले जाए, नीतियां बदली जाए, और इस देश का आम आदमी पुलिस के अत्याचार से ना मरे, पुलिस के असहयोग से ना मरे, आम आदमी इस देश के पुलिस की बर्बरता से ना मरे। आम आदमी को मरना है तो अपने समय को, अपने जीवन को पूरा करता हुआ मरे, तब तो हम कह सकते हैं कि भारत आजाद हुआ है, भारत स्वतंत्र हुआ है। नहीं तो ये कहने का हमें कोई अधिकार नहीं। मैं फिर वही बात कहता हूं कि लाला जी की मृत्यु जिस कानून के कारण हुई, भगत सिंह को जो कानून के कारण फांसी हुई, वो कानून अगर 2009 में भी चल रहा है तो हमारे लिए शर्म की बात है, अफसोस की बात है। स्वतंत्रता आई नहीं है, आजादी मिली नहीं। बस इतना ही हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। अंग्रेजों की सरकार की सत्ता और काले अंग्रेजों की सरकार की सत्ता, बस इतना ही परिवर्तन हुआ है। गोरे अंग्रेज अपनी सत्ता काले अंग्रेजों को सौंप कर चले गए हैं, और काले अंग्रेज इस देश के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जो अंग्रेज किया करते थे। और एक उदाहरण देता हूं आपको। अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उसका नाम था डलहौजी। थोड़ा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो डलहौजी के बारे में आप सब जान जाएंगे। डलहौजी सबसे ज्यादा अत्याचारी, निरंकुश, संवेदन शून्य अंग्रेज अधिकारी था। क्या किया उसने? एक कानून बनाया इस देश में, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। हिंदी में अगर कहें तो भूमि के अधिग्रहण का कानून, जमीन को छीनने का कानून, जमीन को हड़प लेने का कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये कानून डलहौजी ने बनाया। पूरे देश में इस कानून को लागू किया गया। डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैंने जब ये कानून बना दिया और पूरे भारत में इसको लागू कर दिया तो इसका एक ही परिणाम निकला, करोड़ों भारतवासी भारत में भूमिहीन हो गए, लैंडलेस हो गए। कैसे? डलहौजी ने वो कानून बना के भारत के गांव-गांव में प्रवास करना शुरू किया, और उसकी सरकार के अधिकारियों ने प्रवास करना शुरू किया। डलहौजी खुद लिख रहा है अपनी डायरी में कि मैं गांव-गांव जाता था, हजारों किसानों की मीटिंग बुलाता। एक एक मीटिंग में 25,000 किसान आते थे। उन सब किसानों को पूछा जाता था कि तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन के कागज हैं क्या, जो ये सिद्ध करें कि ये जमीन तुम्हारी है। कोई किसान को ये पूछा जाए आज से 150 साल पहले कि जमीन के कागज हैं आपके पास जो ये सिद्ध करें कि जमीन तुम्हारी है, तो किसी किसान के पास कागज नहीं होते थे। क्यों? कागज बनाकर जमीन को हस्तांतरण करना इस देश की परंपरा नहीं है। इस देश में जमीन का हस्तांतरण करने की जो परंपरा है वो ये है कि मेरे पिता ने अपनी जमीन मुझे दे दी, मैंने मेरी जमीन अपनी आने वाली पीढ़ी को दे दी, उसने अपनी जमीन उससे आने वाली पीढ़ी को दे दी। तो परंपरा से ये जमीन का हस्तांतरण इस देश में होता रहा हजारों साल से। डलहौजी ने कहा कि ये नहीं माना जाएगा, कागज होना चाहिए जिस पर लिखा हो कि ये जमीन तुम्हारी है, और उस पर सरकार की मोहर होनी चाहिए। अब किसी भी किसान के पास कागज नहीं और किसी भी किसान के पास मोहर नहीं अंग्रेजी सरकार की, तो इसी आधार पर डलहौजी किसानों से जमीनें छीन लेता था और वो कहता था ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये अंग्रेज सरकार की जमीन है। कानून का नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट, और उसकी कार्यवाही इस तरह से हुआ करती थी। तो डलहौजी कहता है कि मैंने और मेरे सहयोगियों ने मिलकर 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीनी। 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीनी। डलहौजी अपनी डायरी में लिख रहा है कि ये कानून भारत में लागू होने से पहले एक भी किसान ऐसा नहीं था जो भूमिहीन हो, लैंडलेस हो। मैंने ये कानून बनाया और जमीनें छीनी, उसके बाद भारत के किसान भूमिहीन हुए, लैंडलेस हुए। तो 10 करोड़ किसानों को जिस डलहौजी ने भूमिहीन बना दिया और जिस कानून के आधार पर उसने किसानों से जमीनें छीनी, वो कानून आजादी के 63वें साल में आज भी इस देश में चल रहा है। और ऐसे ही चल रहा है लैंड एक्विजिशन एक्ट।
उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई संशोधन नहीं हुआ। बस परिवर्तन इतना ही है कि अंग्रेजों की सरकार जो जमीनें किसानों से छीनती थी, अब भारत की सरकार वो जमीनें किसानों से छीन लेती, हजारों एकड़ जमीनें छीन लेती। आप जानते हैं हमारे देश की सरकारों ने कुछ योजनाएं बना रखी हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके SEZ। SEZ में हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनी गई है जबरदस्ती, इसी कानून के आधार पर, लैंड एक्विजिशन एक्ट। अंग्रेजों ने व्यवस्था ये बनाई थी कि भारत के किसानों से जब जमीनें छीनी जाएं तो कोई भी भारतीय किसान अंग्रेजों की अदालत में मुकदमा ना कर सके। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने की हुई थी। तो अंग्रेजों के जमाने के किसानों की जमीनें जाती थी तो अंग्रेजों की अदालत भी उस मुकदमे को सुनती नहीं थी। आजादी के 62-63 साल के बाद भारत में भी यही है। जिन जिन किसानों की जमीनें छीनी जाती हैं उनकी कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, हाई कोर्ट नहीं करता। किसानों को झक मार के जमीन देनी ही पड़ती। सरकार जब जमीन छीनती है किसानों से तो उसकी कीमत लगाती है 15 पैसे स्क्वायर फीट, 50 पैसे स्क्वायर फीट, 1 रुपए स्क्वायर फीट। फिर वही जमीन को सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचती है तो उसकी कीमत हो जाती है 1500 रुपए स्क्वायर फीट। किसान से जमीन छीनी जाती है 15 पैसे स्क्वायर फीट, वो जमीन कंपनियों को बेची जाती है 1500 रुपए स्क्वायर फीट, और सरकार किसान और कंपनी के बीच में एजेंट की तरह से काम करती है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था। तब हम सब अपने आप से पूछते हैं, देश आजाद हुआ है क्या? कोई स्वतंत्रता इस देश को मिली है? अंग्रेजों के जमाने में लैंड एक्विजिशन एक्ट था, अंग्रेजों के जाने के बाद भी वही कानून चल रहा है। हमें लगता है कि आजादी अधूरी है, वो पूरी नहीं है। स्वतंत्रता तो आई नहीं है, आजादी भी अधूरी है। और एक उदाहरण देता हूं आपको। अंग्रेजों की सरकार ने भारतवासियों से पैसे छीनने के लिए, धन संपत्ति छीनने के लिए कुछ कानून बनाए थे। मैं आपको अंग्रेजों के समय की एक घटना सुनाता हूं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दस्तावेजों पर आधारित है। 1857 में जब इस देश में क्रांति हुई, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, तो उसका परिणाम आपको शायद मालूम है या नहीं। 3 महीने में भारत की पूरी धरती, भारत की पूरी भूमि अंग्रेज विहीन हो गई थी। एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को मेरठ नाम के एक शहर से, उत्तर भारत। और लोगों में इतना गुस्सा आ गया था अंग्रेजों के खिलाफ कि लोगों ने अंग्रेजों के घर जला दिए थे मेरठ शहर में। एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था, और जो घर से निकलकर भागा उसकी गर्दन काट दी थी लोगों ने, और वो चाकू जो भाजी काटने वाला उससे गर्दन काटी थी। इतना गुस्सा लोगों में था। और मेरठ में जब सारे अंग्रेज मारे गए तो दिल्ली में शुरू हो गई ये क्रांति 11 मई को। 5 दिन में दिल्ली में हजारों अंग्रेजों का कत्लेआम हो गया। फिर बरेली में, फिर शाहजहांपुर में, फिर अलीगढ़ में, फिर आगरा में, भारत के ऐसे 350 शहरों में ये क्रांति हुई थी। सतारा में और कोल्हापुर में, पूरे भारत में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, भारत का कोई स्थान बचा नहीं था जहां ये क्रांति ना हुई हो। उस क्रांति में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए थे। भारत के लोगों ने उनको मार डाला। उन भारतवासियों ने मार डाला था जो अंग्रेजों से कभी डरते थे, घबराते थे। उन भारतवासियों ने अंग्रेजों को कत्लेआम कर दिया था जो चींटी को भी मारते नहीं, जो जानवरों को भी मारते नहीं, जीव जंतुओं को मारते नहीं। वो भारतवासी इतने गुस्से में और क्रोध में थे कि अंग्रेजों को कत्ल कर दिया। अंग्रेज बच नहीं पाए, मारे गए। 2-3 अंग्रेज बच गए उस क्रांति में, और वो भागकर लंदन चले गए। तो उनको पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि तुम जिंदा कैसे बचे, बाकी तो कोई बच के नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम जिंदा ऐसे बचे कि हमने अपने शरीर पर काला रंग लगा लिया था, और हम ऐसे ही दिखते थे जैसे भारतवासी, उसमें हम बच गए। भारतवासियों ने ये सोचा कि ये भी हमारे ही जैसा काला आदमी है, इसलिए छोड़ दिया हमको। तो 2-3 अंग्रेज छूटकर भाग गए। उन अंग्रेजों से पूरी कहानी सुनी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और पूछा कि क्या क्या हुआ। तो उन्होंने विस्तार से बताया कि 350 से ज्यादा स्थानों पर भारत में ये क्रांति हुई। 4.5 करोड़ से ज्यादा भारतवासी इस क्रांति की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े।
करोड़ों करोड़ों भारतवासियों ने तलवारों का इस्तेमाल किया, हंसिए का इस्तेमाल किया, चाकू का इस्तेमाल किया, बंदूकों का इस्तेमाल किया अंग्रेजों के खिलाफ। और ये पूरी क्रांति सशस्त्र क्रांति थी, हिंसक क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को कल्पना नहीं थी कि भारत में इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है उनके खिलाफ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अंग्रेज बचकर जिंदा पहुंचे, उनसे पूछा गया कि इस क्रांति का मुख्य कारण बताओ। तो उन अंग्रेजों ने कहा कि हमने भारत में जो लूट मचाई वो सबसे बड़ा कारण, भारतवासियों की लूट हमने की और ये भारत को सोने की चिड़िया के देश से गरीब और भुखमरी वाला देश हमने बना दिया, ये पहला कारण। और अंग्रेजों ने कितनी लूटमार की है इस देश में, उसका अंदाजा लगाना चाहें तो एक अंग्रेज अधिकारी के डायरी के पन्ने का एक वाक्य सुनाता हूं आपको। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो बंगाल में आया था, 1757 में उसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। युद्ध के बाद वो बंगाल का राजा बन गया था, आप जानते हैं, मीर जाफर की मदद से। और राजा बनने के बाद उसने बंगाल को लूटा था। तो कलकत्ता के कुछ मोहल्ले उसने लूटे थे और उनका धन लंदन लेके गया था। 7 साल उसने कलकत्ता को लूटा था। तो रॉबर्ट क्लाइव को ये पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बार कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए? तो उसने कहा भारत से नहीं लूट कर लाया, भारत के एक राज्य के, एक शहर के, एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया। उसने अपना स्टेटमेंट क्लैरिफाई किया। उसने कहा कि पूरे भारत से लूट कर लाने के लिए तो 1000 साल लगेंगे, इतना धन और संपत्ति भारत में है। मैं तो भारत के एक राज्य के, एक शहर के, एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर पूछता क्या लूट कर लाए तुम? तो उसने कहा सोने के कुछ सिक्के, चांदी के कुछ सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये सब लूट के लाया। कितना लेके आए? तो उसने कहा मालूम नहीं है कितना लेके आए, फिर भी अंदाजा बताओ। तो उसने कहा मैंने गिना नहीं है अभी तक कितना लाए। तो रफ एस्टीमेट बताओ, कुछ मूल मोटा मोटा आकलन बताओ। तब उसने जो उत्तर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो मैं आपको सुनाता हूं। वो कहता है कि कलकत्ता शहर की संपत्ति को लूटकर लंदन लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े। 900 शिप्स किराए पर लेकर मैंने वो संपत्ति उनमें भरी और उसको कलकत्ता से लंदन लेके आया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने पूछा कि ये शिप की बात कर रहे हो या बोट, नाव की बात कर रहे हो या जहाज की? उसने कहा शिप की बात कर रहा हूं, नाव में नहीं भर के लाया, जहाज में भर के लाया। तो फिर उसको पूछा गया कि जहाज का आकार बताओ, कितना बड़ा जहाज, कितनी उसमें धन संपत्ति आ सकती है? तो उसने कहा कि एक जहाज में कम से कम 70 मीट्रिक टन सामान आ सकता है। ऐसे 900 जहाज भर के मैं संपत्ति लाया। 70 मीट्रिक टन का माने होता है 70,000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम। तो ऐसे 900 जहाज भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, वो सब लूट कर ले गया एक अंग्रेज जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने लूटा इस देश को, फिर उसके बाद कर्जन ने लूटा, फिर लिलिथगो ने लूटा, फिर बेवेल ने लूटा, फिर इसके बाद डलहौजी ने लूटा, फिर विलियम बेंटिंग ने लूटा, और आखिरी लुटेरा अंग्रेजों का जो इस देश में आया वो माउंटबेटन था। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेके माउंटबेटन तक 84 गवर्नर जनरल इस देश में आए अंग्रेजों के, और हर एक ने लूटा। किसी ने 900 जहाज भर के, किसी ने 700 जहाज भर के, किसी ने 500, किसी ने 300, किसी ने 200, किसी ने 50, जैसी जिसकी क्षमता थी सब लूट कर ले गए इस देश को। और ये लूट इतनी बड़ी है कि दुनिया के किसी देश में इसका उदाहरण नहीं मिलता। और इस लूट का दुष्परिणाम था कि भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अंग्रेजों की लूट के बाद कंगाल और भिखारी देश बन गया। अंग्रेजों ने ये जो लूट मचाई इस देश में, इस लूट का अंदाजा हम लोगों ने लगाया पिछले 15 साल में दस्तावेजों के आधार पर। अंग्रेजों ने इस देश में से लगभग 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। 300 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं इसका अंदाजा लगाना हो तो भारत सरकार की एक पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़ की होती है।
एक पंचवार्षिक योजना जो 5 साल चलती है। और एक पंचवार्षिक योजना अगर 10 लाख करोड़ की है तो 30 पंचवार्षिक योजनाएं उस धन से इस देश में चलाई जा सकती हैं। इतना धन अंग्रेजों ने लूटा इस देश में, वो सब ले गए यहां से। उसमें हमारा खजाना खाली हो गया, हम कंगाल हो गए, गरीब हो गए। वरना अंग्रेजों के पहले तो ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश था, सबसे श्रीमंत देश था। अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि इस देश के बारे में जब अंग्रेज आए थे पहली बार, जब इस देश में उन्होंने प्रवेश किया, तो अंग्रेजों ने बहुत सारे सर्वेक्षण कराए थे इस देश के, सर्वे जिसको आप कहते हैं। उनमें पता चलता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था अंग्रेजों के आने के पहले। पूरी दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था उसका 33% माल अकेले भारत बेचता था। पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में होता था। और पूरी दुनिया में जो कुल आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की होती। कोई भी देश भारत के कंपटीशन में नहीं था उस समय। चीन नाम का एक देश था जो थोड़ा बहुत हमारा कंपटीशन करता था, लेकिन